नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के न्यूज ऑन मैप वर्ल्ड प्रोग्राम में। मैं हूं केवल आपके सामने और आज हम बात करने वाले हैं बीते एक सप्ताह में दुनिया भर में चर्चा में रही कुछ प्रमुख जगहों के बारे में मानचित्र पर आधारित प्रश्नों के माध्यम से। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। बीते सप्ताह हमने आपको जो अभ्यास प्रश्न दिया था उसी से शुरुआत करते हैं। यह ओमानी मुसंदम प्रायद्वीप और ईरान के बीच एक संकीर्ण चैनल है। यह अपने सबसे संकीर्ण बिंदु पर लगभग 30 मील चौड़ा है। यह फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है। यह विश्व का सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग है जो अरब की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच एक चेक पॉइंट बनाता है। उपर्युक्त कथन किससे संबंधित हैं? ए, मलक्का जलडमरू मध्य, बी, लुजान जलडमरू मध्य, सी, हॉर्मुज जलडमरू मध्य और डी, इनमें से कोई नहीं। तो अब ये जो सवाल है इसका जवाब क्या हो सकता है? आपने बहुत सारे विद्यार्थियों ने गेस किया था, सही जवाब भी दिया था। चलिए देखते हैं। सवाल का स्टेटमेंट जितना बड़ा होता है ना, कभी कभी सवाल उतना ही आसान हो जाता है। यह ओमानी मुसंदम प्रायद्वीप, इतना भी अगर किसी को पता है तो जवाब मिल गया होगा। और ईरान के बीच एक संकीर्ण चैनल है। आइए देखते हैं। यह है ओमान का मुसंदम प्रायद्वीप। आपको पता है ओमान अलग से है, इस क्षेत्र में है, ठीक है। ये गल्फ ऑफ ओमान है, लेकिन उसका एक पार्ट यूएई से उत्तर की तरफ जाएं तो ये है और ये प्रायद्वीप के रूप में मौजूद है। इसका नाम है मुसंदम प्रायद्वीप। अब ये तो आ गया। दूसरा, ये ईरान का क्षेत्र है। अब देखिए, ओमानी मुसंदम प्रायद्वीप और ईरान के बीच एक संकीर्ण चैनल है। तो ओमानी मुसंदम प्रायद्वीप और उसके बाद ये देखें तो ईरान का। अब इसके बीच में चैनल कौन सा है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, हॉर्मुज की जल संधि। जवाब यहां पे आप देखिए सवाल का क्या होगा, मिल चुका है। जवाब यहीं पर था। अब उसके बाद देखिए, यह फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है। अब इसको देखिए आप पास से, तो ये गल्फ ऑफ ओमान है और ये पर्शियन गल्फ है। अब इनको जोड़ने का काम क्या कर रहा है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कर रहा है, जो यहां पे है। तो ये बात सही है, ये सारी बातें मिल रही हैं। फिर उसके बाद यह विश्व का सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग है जो अरब की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच एक चेक पॉइंट है। जवाब तो आपको मिल चुका है, तो आपको इस बात में कोई दो राय तो नहीं लग रही होगी कि ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल है, सबसे महत्वपूर्ण। यहां पे कई देशों के माध्यम से तेल की आपूर्ति सुनिश्चित होती है इस मार्ग से, इसलिए महत्वपूर्ण है और ये बात जग जाहिर भी है और सही भी है। जवाब हमें मिल चुका है। अगले सवाल पे आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक केंद्रीय भौगोलिक बिंदु के रूप में यह हिंद महासागर में वाणिज्य और कनेक्टिविटी के लिए महत्वपूर्ण है। दूसरा है, अफ्रीकी संघ हिंद महासागर रिम एसोसिएशन और हिंद महासागर आयोग के सदस्य के रूप में यह विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों के लिए एक प्रवेश द्वार है। तीसरा है, यह लघु द्वीपीय विकासशील राज्यों का संस्थापक सदस्य भी है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान उपर्युक्त विवरण से सर्वाधिक सुमेलित होता है? ए, मालदीव, बी, मॉरिशस, सी, श्रीलंका और डी है सेशल्स। अब आपको इसका जवाब देना है। चलिए सवाल को देखिए। एक केंद्रीय भौगोलिक बिंदु के रूप में हिंद महासागर में है। चलिए ये बात समझ में आ गई। फिर अफ्रीकी संघ हिंद महासागर रिम एसोसिएशन और हिंद महासागर आयोग के सदस्य के रूप में विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों के लिए एक प्रवेश द्वार है। सब में जुड़ा हुआ है। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन में है, अफ्रीकी संघ में है, हिंद महासागर आयोग में है। क्या है ये? चलिए, यह लघु द्वीपीय विकासशील राज्यों का संस्थापक सदस्य भी है। अब कौन है ये, किसकी बात हो रही है? देखिए, ये सारे तथ्य जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो देश है मॉरिशस। और ये जितनी भी जानकारियां आपके सामने है, ये जानकारियां आपको पता रहे कि मॉरिशस के संदर्भ सारी बातें सही हैं। तो मॉरिशस जो है हिंद महासागर में वाणिज्य और कनेक्टिविटी के लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु है, केंद्रीय भौगोलिक बिंदु ऐसा है। देखिए, जितने भी लोग यूरोप से आज से कई सौ साल पहले जब भारत आना चाहते थे, भारत को आने को होते थे, तो इस क्षेत्र से ऐसे आ रहे हैं। अब ये यहां से होते हुए ऐसे निकलते थे और रास्ते में इन्हें मॉरिशस पड़ता था, तब जाके फिर ऐसे इंडिया पहुंचते थे। तो मॉरिशस को इन्होंने कहा था, उन यूरोपियों ने, स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन। तो स्टार एंड द की ऑफ द इंडियन ओशन रास्ते में ऐसा पड़ता था, एक केंद्रीय भौगोलिक बिंदु था, हिंद महासागर में वाणिज्य और कनेक्टिविटी के लिए महत्वपूर्ण था।
और प्रधानमंत्री जी जो हैं, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने भी कहा कि मॉरिशस जो है यह अफ्रीका का प्रवेश द्वार है। अभी हाल ही में जब मॉरिशस गए थे भारत के प्रधानमंत्री यहाँ के, तो इन्होंने कहा कि अफ्रीका का प्रवेश द्वार है। तो ये बात स्पष्ट हो गई, अफ्रीका का प्रवेश द्वार कौन? मॉरिशस। अब इसके अलावा ये जो मॉरिशस है, देखिए ये अफ्रीकी संघ का भी सदस्य है, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का है और हिंद महासागर आयोग का भी है। तो अब इस मॉरिशस को आप देखें तो है ये इंडियन ओशन में और अफ्रीकी संघ का सदस्य है। और यहां पर ये जो तीनों जानकारी मैंने दी है, ये तीनों की तीनों सही हैं, इस वजह से मॉरिशस सही जवाब है। अब देखिए यहां पर एक बात आती है आपके सामने मॉरिशस को लेके कि मॉरिशस है किस ओशियन में, तो इंडियन ओशियन में है। मॉरिशस किसके निकट में है, तो आप देखें तो एक बहुत बड़ा जो द्वीप है जिसके निकट में है वो मेडागास्कर, तो अफ्रीका के पूर्व में है मेडागास्कर, ये भी अफ्रीकी संघ का सदस्य है और ये भी अफ्रीकी संघ का सदस्य है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ आते हैं। ईरान फारस की खाड़ी और कैस्पियन सागर के मध्य एक रणनीतिक और महत्वपूर्ण भौगोलिक स्थान पर अवस्थित है। फिर उसके बाद मकरान बलूचिस्तान पठार का हिस्सा है जिस पर पाकिस्तान और ईरान का साझा स्वामित्व है। अब उसके बाद होर्मुज जलडमरू मध्य एक चोक पॉइंट है जहां से विश्व की अधिकांश तेल आपूर्ति का आवागमन होता है और इस प्रकार यह रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब ऊपर से देखिए, ऊपर क्या कह रहा है, ईरान फारस की खाड़ी और कैस्पियन सागर के मध्य एक रणनीतिक महत्वपूर्ण भौगोलिक स्थिति पर अवस्थित है। फारस की खाड़ी और कैस्पियन सागर क्या दोनों से है? ईरान देखिए यहां पे है, अब पास से देखते हैं, ये ईरान है, एक तरफ पर्शियन गल्फ से लगा हुआ है और एक तरफ कैस्पियन सी से भी लगा हुआ है। देखिए कोई देश अगर वाटर बॉडी से कनेक्ट है तो उसके लिए बहुत सारे फायदे हो जाते हैं, उसे कहीं भी जाना आना आसान हो जाता है, उसका आवागमन बेहतर हो जाता है। लेकिन अगर कोई ऐसा देश है जो भू आबद्ध है तो उसको बड़ी दिक्कत होती है, उसके पास कोई वाटर बॉडी नहीं, अपने जहाज लेके कहीं निकल नहीं सकता। तो ऐसे में ईरान के पास देखिए फायदा दो तरफ से है। तो ये बात जो है पहली वाली, एक रणनीतिक और महत्वपूर्ण स्थल है कैस्पियन सागर और फारस की खाड़ी, सही है। ठीक है, अब आगे देखिए, मकरान बलूचिस्तान पठार का हिस्सा है जिस पर पाकिस्तान और ईरान का साझा स्वामित्व है। चलिए अब यहां पे देखते हैं मकरान। अब ये है कहां पे मकरान? ये है मकरान कोस्ट रेंज। ठीक है, अब मकरान पठार भी है, इसका विस्तार देखिए क्या कह रहा है, मकरान बलूचिस्तान पठार का हिस्सा है जिस पर पाकिस्तान ईरान का साझा स्वामित्व है। अब ये जो है, जो हिस्सा है मकरान पठार का हम बात करें तो उसका विस्तार ईरान तक है, पाकिस्तान में तो है ही, ईरान में भी। अब यहां पे पाकिस्तान का ये बलूचिस्तान वाला प्रांत, ये पूरा पाकिस्तान नहीं है, और इसी में इसका विस्तार मकरान का हम देखें पठार का तो ईरान तक गया हुआ है, तो दोनों में ही है। तो यहां पे अगर आप देखें तो अब ये जो क्षेत्र है इसके बारे में एक बात स्पष्ट हो गई कि दोनों क्षेत्र में है। यहां पे एक ग्वादर बंदरगाह भी है, तो दोनों में है तो दोनों के पास इसका स्वामित्व हो गई, क्योंकि जिसके क्षेत्र में अगर उसका विस्तार हो गया है, अगर किसी क्षेत्र का विस्तार आगे तक है तो सीधी सी बात है कि उस क्षेत्र पे तो उसी का स्वामित्व होगा। तो ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा वाला, होर्मुज जलडमरू मध्य एक चोक पॉइंट है जहां से विश्व के अधिकांश तेल आपूर्ति का आवागमन होता है। होर्मुज जलडमरू मध्य, अब होर्मुज जलडमरू मध्य देखिए यहां पे है स्टेट ऑफ होर्मुज, जहां से हमने बात की थी, अब यहीं से अधिकांश तेल आपूर्ति सुनिश्चित होती है। तो ये बात भी सही है। तो कितने कथन सही हैं इसमें? सभी तीन सही है। चलिए आगे बढ़ें। आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी है, जो भी विद्यार्थी चाहते हैं उनकी यूपीएससी की तैयारी बेहतर हो सके, उसके लिए फाउंडेशन कोर्स है उनके लिए सबसे बेहतर। तो दृष्टि आईएएस का आईएसजीएस फाउंडेशन कोर्स प्रीलिम्स प्लस मेंस ऑफलाइन बैच जो एडमिशन लेना चाहते हैं इसमें, उसके लिए नोएडा सेक्टर 15 दृष्टि आईएएस के सेंटर में एडमिशन चालू है। हिंदी माध्यम से 26 मार्च से बैच शुरू हो रहा है शाम को 6 बजे से, और अंग्रेजी माध्यम की बात करें तो अंग्रेजी माध्यम के लिए 8 अप्रैल से शाम को 6 बजे से शुरू हो रहा है। तो आप इसका फायदा उठाना चाहते हैं, फाउंडेशन कोर्स के माध्यम से अपनी तैयारी नोएडा से करना चाहते हैं, तो बैच की डेट आपके सामने है, आप देख लीजिए कब आपको एडमिशन लेना है, कब आपको अपनी क्लासेस शुरू करनी है। इसके अलावा बाकी सेंटर से भी अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो सेंटर पर विजिट करके जानकारी ले सकते हैं, या फिर आपको ऑनलाइन क्लासेस के बारे में जानना है या दूसरी ऑफलाइन क्लासेस के बारे में जानना है तो आपको मैं एक नंबर देता हूं, इस पर हमारे एक्सपर्ट आपको सही राय दे देंगे। 87501
87501। आप इन नंबरों पर, एक ही नंबर है, इस नंबर पर कॉल कर लेंगे तो आपको जानकारी मिल जाएगी। चलिए अब आगे आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह वर्ष 1982 में स्थापित एक अंतर सरकारी संगठन है जिसमें पश्चिमी हिंद महासागर के 5 छोटे द्वीप देश शामिल हैं। फिर इसका अपना क्षेत्रीय एजेंडा है। इसने पश्चिमी हिंद महासागर में क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा संरचना के डिजाइन और कार्यान्वयन में प्रभावशाली प्रगति की है। फिर वर्ष 2012 में यह मेज कार्यक्रम शुरू करने वाले 4 क्षेत्रीय संगठनों में से एक था। अब ये किसके बारे में बात हो रही है? हिंद महासागर आयोग, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन, फिर बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल बिम्स्टेक, और डी है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क। क्या है इसमें सही जवाब बताइए? इसका सही जवाब की अगर हम बात करें तो इसका सही जवाब है हिंद महासागर आयोग। अब चलिए, ये जितनी भी जानकारी है मतलब कि सारी सही होगी, मैं एक तरफ से दिखा दूं। 1982 में स्थापित अंतर सरकारी संगठन, पश्चिमी हिंद महासागर के 5 छोटे द्वीप, पश्चिमी हिंद महासागर ये हो गया, 5 छोटे द्वीप आपको दिख जाएंगे, सेशल्स दिख जाएगा, यूनियन ऑफ कोमोरोस हो गया, मेडागास्कर हो गया, मॉरिशस हो गया, इसके अलावा ला रियूनियन हो गया। तो ये 5 छोटे द्वीप हैं जो कि हिंद महासागर में पश्चिम की तरफ है। 1982 में इन्होंने एक अंतर सरकारी संगठन बनाया जिसका नाम क्या है? हिंद महासागर आयोग। ठीक है, तो इनका अपना क्षेत्रीय एजेंडा रहता है जिसको लेकर ये काम करते हैं। ये बात भी सही है। 2012 में मेज कार्यक्रम शुरू करने वाले 4 क्षेत्रीय संगठनों में से एक थे। तो अब यहां पे MASE मेज कार्यक्रम क्या है? पूर्वी एवं दक्षिणी अफ्रीका तथा हिंद महासागर में समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए यूरोपीय संघ द्वारा वित्त पोषित कार्यक्रम है। तो यूरोपीय संघ द्वारा यह जो वित्त पोषित कार्यक्रम है इसमें ये भी शामिल हुए, ये क्षेत्रीय संगठन भी शामिल हुआ था। तो सारी बातें सही है हिंद महासागर आयोग के संदर्भ में। चलिए अब आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश सीरिया के साथ सीमा साझा करता है? 1 तुर्की, दूसरा ईरान, तीसरा इजराइल और चौथा लेबनान। अब कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। 1 3 4, 2 3 4 या फिर 1 2 3। सही जवाब क्या होगा? देखिए, हमें नक्शे पर देखना होगा। नक्शे पर हमें किससे देखना होगा? हमें सीरिया को देखना होगा। अब ये सीरिया है। अब देखिए किनके कितने कितने देशों से लगा हुआ है। हम उत्तर की तरफ देखें तो ये टर्की, टर्की मतलब क्या हो गया? तुर्की, तो ये हो गया। फिर देखिए इजराइल, ईरान, लेबनान, इनको भी ढूंढना है। इराक मिल गया, फिर जॉर्डन मिल गया, इजराइल मिल गया, लेबनान मिल गया। तो हमें इजराइल मिल जाता है इस क्षेत्र में, ये इजराइल है और ये लेबनान है। अब देखिए इजराइल मिल गया, लेबनान मिल गया, ईरान भी मिला था क्या? आइए देखिए, इराक मिला था, ये इराक वाला क्षेत्र है, लेकिन ईरान नहीं मिला। तो यहां पे क्या हो गया? तुर्की, इजराइल, लेबनान। 1 3 4, कैसे? जवाब ए है। स्पष्ट हो गया। चलिए, यमन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यमन अरब प्रायद्वीप के दक्षिणी पश्चिम छोर पर स्थिर है, पश्चिमी छोर पर। फिर उसके बाद यमन की सीमा दक्षिण में लाल सागर और पश्चिम में अदन की खाड़ी से लगती है। और तीसरा है, पूर्वी यमन रूब अल खली का भाग है जो विश्व का 5वां सबसे बड़ा मरुस्थल है, जिसे एम्प्टी क्वार्टर भी कहते हैं, जिसमें पृथ्वी पर मरुस्थल की दीर्घतम विस्तार है। आप देखिए, यमन अरब प्रायद्वीप के दक्षिण पश्चिमी छोर पर है। प्रायद्वीप का मतलब क्या होता है? कोई क्षेत्र जो समुद्र से 3 तरफ से घिरा हो, जैसे भारतीय प्रायद्वीप भी है, 3 तरफ से समुद्र से घिरा है। तो यमन प्रायद्वीप में यमन के अलावा अन्य भी कई देश हैं। ये यमन प्रायद्वीप नहीं है ये, बल्कि अरब प्रायद्वीप है। मैंने उच्चारण गलत किया, अरब प्रायद्वीप है। अरब प्रायद्वीप में कई देश, सऊदी अरेबिया भी, और भी ऊपर की तरफ देश जाएंगे। तो 3 तरफ से समुद्र से घिरा है कि नहीं? अरेबियन सी भी है, गल्फ ऑफ अदन भी है और रेड सी भी है। अब देखिए, यमन की सीमा दक्षिण में लाल सागर और पश्चिम में अदन की खाड़ी से लगती है। अब यमन की सीमा दक्षिण में लाल सागर, तो ये दक्षिण है, तो दक्षिण में तो अदन की खाड़ी है। यहां पे लिखा है दक्षिण में लाल सागर, तो ये तो गलत हो गया। पश्चिम में अदन की खाड़ी लिखा है, जबकि पश्चिम में क्या है? लाल सागर है। तो ये उल्टा हो गया मामला, ये गलत हो गया। फिर पूर्वी यमन अल रूब अल खली का भाग है जो विश्व का 5वां सबसे बड़ा मरुस्थल है, इसे एम्प्टी क्वार्टर कहते हैं। तो हम यमन की बात करें तो जो पूर्वी यमन है इसके बारे में खास बात क्या है कि यहां पर अपने आप में 5वां विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। सबसे बड़ा कौन सा है? सहारा है। तो यह जानकारी भी तथ्यात्मक रूप से सही है। 1 और 3 सही है। कितने टोटल सही है? केवल 2 सही है इसमें से। आगे देखिए, यूरोपीय संघ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यूरोपीय संघ की स्थापना प्रथम विश्व युद्ध के बाद वर्ष 1951 में 6 देशों
बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, इटली, लग्जमबर्ग और नीदरलैंड के द्वारा की गई थी। फिर क्षेत्रफल की दृष्टि से फ्रांस सबसे बड़ा जबकि माल्टा सबसे छोटा यूरोपीय संघ देश है। फिर तीसरा है बुल्गारिया और रोमानिया 2007 में यूरोपीय संघ में शामिल हुए हैं। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही है? यह है ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3 और डी है कोई भी नहीं। अब देखिए, यूरोपीय संघ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है, यूरोपीय संघ की स्थापना प्रथम विश्व युद्ध के बाद वर्ष 1951 में 6 देशों के द्वारा की गई थी। अगर यहां पे द्वितीय विश्व युद्ध लिखा होता तो मामला सेट था, इसी वजह से ये गलत हो गया। बाकी जानकारी सही की 1951 में 6 देशों बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, इटली और लग्जमबर्ग, नीदरलैंड के द्वारा की गई थी। अभी सदस्यों की संख्या कितनी है? 27 है। 27 है। ब्रेग्जिट हो चुका है। अब देखा जाए दूसरा, क्षेत्रफल की दृष्टि से फ्रांस सबसे बड़ा जबकि माल्टा सबसे छोटा यूरोपीय संघ है। अब देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से जो फ्रांस है, अब देखिए फ्रांस को यहां पे, ये यूरोप में फ्रांस सबसे बड़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। माल्टा कहां पे है? यहां पे माल्टा है और ये सबसे छोटा है, द्वीपीय देश है। और ये कौन सा क्षेत्र है? मेडिटेरियन सी है, भूमध्य सागर है। भूमध्य सागर में माल्टा सबसे छोटा है। ठीक है, अब यहां पे देखिए दोनों में से आपको दूसरा स्टेटमेंट सही मिल गया, पहला वाला गलत मिल गया। फिर बुल्गारिया और रोमानिया 2007 में यूरोपीय संघ में शामिल हुए। अब बुल्गारिया और रोमानिया देखिए कहां है? ये बुल्गारिया है, पूर्व की तरफ है। अब उसके बाद रोमानिया को देखें तो उसी से लगा हुआ है, उसके उत्तर में है। तो यहां पर यह जानकारी सही है, 2007 में यूरोपीय संघ में शामिल हुए थे। दूसरा वाला स्टेटमेंट भी सही है। तो कितने सही हैं? केवल 2 सही हैं। स्पष्ट हो गया। चलिए अब एक और सवाल, गोल्डन क्रिसेंट और गोल्डन ट्रायंगल पद प्रायः किस संदर्भ में समाचारों में देखे जाते हैं? मादक द्रव्य तस्करी, प्राकृतिक आपदाएं, अंतरिक्ष अन्वेषण, आर्थिक विकास। क्या होगा सही जवाब? चलिए इसका सही जवाब जो है वह है मादक द्रव्य तस्करी। वो कौन सा मादक द्रव्य है आप मुझे कमेंट करके बताइए जिसके बारे में गोल्डन क्रिसेंट और गोल्डन ट्रायंगल की बात होती है। अब ये है कहां पे, कौन से देश हैं वो देख लीजिए। चलिए एक तरफ तो है देखिए अफगानिस्तान, वो यहां पे ही है अफगानिस्तान। ठीक है, ये वाला अफगानिस्तान है, ऐसे देखिए ये अफगानिस्तान है, ये ईरान है, ये पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, ये तीनों मिलकर बनते हैं गोल्डन क्रिसेंट। देखिए चांद की तरह है ऐसे। ठीक है, और दूसरी तरफ गोल्डन ट्रायंगल है बर्मा, जिसको आज की डेट में हम बोलते हैं म्यांमार, उसके अलावा थाईलैंड, उसके अलावा लाओस, ये मिलकर, इसको हटा दीजिए, ये मिलकर जो है बनते हैं गोल्डन ट्रायंगल। ठीक है, तो गोल्डन ट्रायंगल में कहां के क्षेत्र हैं? भारत के पूर्व में एक तरफ ट्रायंगल है, भारत के पश्चिम की तरफ देखें तो क्रिसेंट है, और एक ही प्रकार के मादक पदार्थ है। कमेंट करके बताइए वो कौन सा है। चलिए अब उसके बाद आज का अभ्यास प्रश्न है, केन्या के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, केन्या की सीमाएं दक्षिण सूडान, इथियोपिया, सोमालिया, युगांडा, तंजानिया और हिंद महासागर से लगती है। फिर है, भारत अपने चीता पुनर्वास परियोजना के तहत कूनो राष्ट्रीय उद्यान के लिए केन्या से 20 चीते मंगा रहा है। उपर्युक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है? यह है ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। तो आप इस सवाल का जवाब देने का प्रयास जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब आप जवाब देते हैं तो हमें और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।